कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक हुई थी। जैसा कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया, मेरे द्वारा इसके संबंध में कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई भी बैठक नहीं हुई है और ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें परीक्षा को लेकर, कैलेंडर को लेकर कोई चर्चा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक परीक्षा से संबंधित या कैलेंडर से संबंधित कोई भी बैठक नहीं होगी। हमने आपसे पहले ही बता दिया है, एक बार नहीं कई बार मेरे द्वारा बताया गया है कि 15 सितंबर के बाद बैठक होगी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया गया था कि 15 सितंबर के पहले मेरे द्वारा बताया गया था, लेकिन कितने सितंबर की बात पुनः बैठक होने वाली, तो 20 सितंबर के बाद बैठक की बात कही गई थी। तो पता नहीं कहाँ से कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल बैठक हो रही थी। आपको पता है या आपने देखा है, सच्चाई वही होता है जिसका निरीक्षण और परीक्षण करके आप तक पहुंचाया जाता है। मैं आपको बता दूं, 20 सितंबर के पहले परीक्षा को लेकर कोई भी चर्चा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं होने वाला है। तब तक नहीं होने वाला है जब तक कि नए परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ नहीं जाते, यानी कि परीक्षा नियंत्रक की जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती। यानी कि परीक्षा से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित जितनी भी बातें कल फैलाई गई थी, सब अफवाह और झूठ थी। 20 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको सूचित किया जाएगा कि अध्यक्ष ने बैठक किया, बैठक में यह निर्णय हुआ। सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है, बाकी आपका समझना काम है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं भटकती आत्मा की तरह, और आप सब्सक्राइबर देखकर, व्यूज़ देकर वीडियो देख रहे हैं, तो आप यह मान कर चलिए कि फर्जी वीडियो बनाने वालों का भी व्यूज़ खूब आता है, सब्सक्राइबर खूब होते हैं। लेकिन सच्चाई के साथ में जब बताता हूँ तो बातें कुछ समय के लिए कड़वी लगती हैं, लेकिन अंततः मेरी बातें 100% सही हो जाती हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आज एक खबर फैलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। देखिए, आयोग का ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। आयोग ने कहा कि आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं है, जो लंबित परीक्षाएं हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, आयोग को एलटी शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए 150 से अधिक पदों का अधियाचन मिला है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लगभग 350 से अधिक पदों का अधियाचन मिला है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1000 से अधिक पदों के लिए अधियाचन मिला है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 50 से लेकर 60 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो इन सब पदों का अधियाचन प्राप्त हो गया है। अब इनमें कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण करने के बाद ही विज्ञापन आएगा। ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन की बौछार तो इसी साल से होने वाली है। आपको बता दें, कुछ परीक्षाएं शासन से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली और सेवा नियमावली की मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी हुई हैं, तो कुछ परीक्षाओं को लेकर शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। स्थिति कब स्पष्ट होगी? ये जो चुनाव होने वाला है, जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी खाली हो जाएंगे, सारा काम जो है आपको अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। हमने कहा नवंबर दिसंबर तक आपको एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी उम्मीद है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, प्रदेश के विभिन्न विभागों के लिए और अभियंता की वैकेंसी यूपीएससी के माध्यम से निकाली गई थी। बड़ी खबर यह है कि 100 अंकों की इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही परीक्षा में माइनस मार्किंग भी लागू करने का प्रावधान है, ऐसा आयोग ने बताया है। एक बड़ी अपडेट है डीएलएड को लेकर। डीएलएड को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि 2,33,350 सीटें, इतना आवेदन होगा कि सीटें नहीं अब की बार मिल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जोश में होश मत खोइए। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि जब पहला दिन होता है या दूसरा दिन होता है या तीसरा दिन होता है, यानी कि 5 से 8 दिनों तक लगातार खूब आवेदन होते हैं, बस आवेदन की गति धीमी पड़ जाती है कुछ समय के बाद। तो देखिएगा, इतने कम आवेदन होंगे
कि बच्चों को पकड़ पकड़ के डीएलएड कराना पड़ेगा, और सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड करके अब कुछ नहीं होगा। और डीएलएड में एडमिशन क्यों, जो पहले जो बीएड करने वाले थे अब डीएलएड करना चाहते हैं। डीएलएड इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि प्राथमिक में अवसर है, बीएड को बाहर कर दिया गया है। पहले लोग बीएड करना चाहते थे, डीएलएड कम करना चाहते थे। और डीएलएड कम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि बीएड में कई अवसर थे, टीजीटी पीटी के अप्लाई किए, प्राथमिक के लिए अप्लाई किए, कोई भर्ती आती थी अप्लाई करने का मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए जितने भी बीएड करने की सोच रहे थे अब डीएलएड कर रहे हैं। इसलिए 5-7 दिन आपको आवेदनों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अचानक आवेदनों की गति रुक जाएगी। मेरी बात अगर गलत निकले तो 7 दिन 8 दिन का इंतजार करिए, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 से 7 दिनों तक आवेदनों की गति में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि तेज गति से आवेदन होंगे, और जैसे 7 दिन 8 दिन पूरा होगा आवेदन धीरे धीरे कम होने लगेंगे और ऐसी स्थिति आएगी कि दोबारा पोर्टल चालू करके आवेदन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सीटों की अपेक्षा आवेदन काफ़ी कम होंगे। आप कुछ ज़्यादा विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार की रणनीति है कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना। इसलिए प्रदेश के 54 जिलों में 9,368 कृषि सखी नियुक्ति की जाएंगी, जो कि किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगी। अरे भैया, एग्रीकल्चर किए रहेंगे तभी तो गुर सिखा पाएंगी। अब गांव की महिलाओं को गुड़ सिखाने के लिए भेज दोगे तो क्या गुड़ सिखाएंगी, वो तो गुड़ खाने लगेंगी। बात समझ रहे, गुड़ नहीं सिखा पाएंगे, गुड़ भले खाने लगे। जिसके घर जाएंगे गुड़ का पानी पी लेंगी, लेकिन कुछ सिखा नहीं पाएंगे। उसके लिए काफ़ी योग्यता की आवश्यकता है। आप एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बाहर घूम रहे हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही है, आप उनको अच्छी सैलरी दीजिए, 20-25-30 हज़ार रुपये सैलरी दीजिए। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट अच्छी तरह से गाँव के किसानों को कृषि के बारे में बता सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में जो पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, महिलाएं क्या बताएंगी एग्रीकल्चर के गुण, महिलाएं क्या बताएंगी खेती के गुण, महिलाएं क्या बताएंगी कौन सी दवाएं नुकसानदायक है, कौन सी दवाएं फ़ायदेमंद हैं, कौन से कीड़े लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महिलाएं बता पाएंगी। आपको बता दें, सरकार केवल वोट बैंक बटोरने के प्रयास में है, ऐसा प्रतीत होता है इस तरह की भर्तियां करके। जैसे अब पंचायत सहायक की भर्ती हुई, उससे कमन सा काम हो जा रहा है। क्या हो रहा है आप बताइए, उनका मतलब क्या है, उनका अस्तित्व क्या है? कल को अभी कहेंगे परमानेंट करो, परमानेंट करो, देखिएगा। चलिए, अब कहाँ कहाँ इसका चयन करने की प्लानिंग चल रही है, इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चित्रकूट, चंदौली, एटा, इटावा, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, महोबा, मथुरा, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, प्रयागराज, संभल, संत कबीर नगर, शामली, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी के नाम शामिल किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की भर्तियाँ बहुत सी आएंगी, लेकिन 6500 में आपका क्या होगा? आप कहोगे जो महिलाएं खाली पड़ी हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। अरे भैया, रोज़गार किस बात का दे रहे हो? इससे अच्छा भत्ता दे दो, 6500 रुपये महीने। अब महिलाओं को आप लगा रहे हो कृषि के बारे में बताए, जब उनको कृषि का नॉलेज होगा, अच्छी नॉलेज होगी, तभी तो कृषि के बारे में बताएंगे। मैं तो कहूँगा उन महिलाओं को लगाओ, उन लोगों को लगाओ जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े हों, जिनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज हो, तभी तो किसानों को और गांव के लोगों को कुछ बता पाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी भर्तियां आ रही हैं, मैं तो सपने में नहीं सोचा था। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। परिवहन निगम में सीधे अनुबंध पर रखे जाएंगे महिला कंडक्टर, जैसा कि आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तैयार होगी वरीयता सूची, यानी कि संविदा आउटसोर्सिंग पर महिला कंडक्टर रखने की प्लानिंग चल रही है। अब देखिएगा क्या होता है, आगे बात करेंगे। अगर आप सहारा समूह में पैसा जमा किए हैं तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है। आपको सहारा का पैसा वापस मिल सकता है। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको मालूम होना चाहिए।
रिफंड पोर्टल पर करना होगा आवेदन। रिफंड के लिए देखिए, पहले भी आप आवेदन किए होंगे, पूरी खबर को सुनिएगा, नहीं तो आप कहेंगे रिफंड वाला आवेदन किया कुछ नहीं मिला। पहले बात को सुनिए। रिफंड के लिए रिफंड पोर्टल पर किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी दूसरे के माध्यम से किया गया आवेदन खारिज हो जाएगा। पैसा वापस पाने के लिए बचत खाता नंबर, आधार के लिए लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक की ज़रूरत होगी। आपको बता दें, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप मदद ले सकते हैं। मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं जिन पर किसी भी सवाल के लिए फ़ोन किया जा सकता है। 1800 से 1800 103 68 91, दूसरा नंबर है 1800 103 68 93। इन नंबरों पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे और कितना पैसा आपको मिलेगा, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें, सहारा ग्रुप को ऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी है। अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए करीब 4.29 लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ाने से अगले 10 दिन में करीब 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की जाँच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सरकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों की राशि वापस करने के लिए 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। अभी आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा और 5,000 करोड़ रुपए तक वापस किया जाएगा, अभी करंट की जानकारी है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, हो सकता है आपका पैसा मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक देश एक चुनाव, कैबिनेट से मंजूरी। आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार चाहती है कि एक देश और एक चुनाव हो। जिस प्रकार से वन टैक्स वाला मामला है, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन क्या वन नेशन वन टैक्स वाला मामला चल रहा है? क्या वन नेशन वन टैक्स देना पड़ता है? आपको मालूम होगा GST ठोक दिए हैं। कार बनाने में, पार्ट खरीदने में, हर जगह आपको GST देना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए, केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समिति ने इस साल मार्च में रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हुए 2 चरणों में लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट को रखना केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के कामकाज के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। वह निर्णय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या आपको लगता है कि एक साथ जब चुनाव हो जाएगा, एक देश एक चुनाव हो जाएगा, तो क्या पारदर्शिता आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूँ। सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। वीडियो में मजा आया हो, सुनने में समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें।